हेलो एवरीवन, इतिहास विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की हम क्लास में पिछली क्लास से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन में हमने जो पिछली क्लास ली हुई थी उसमें हमने देखा था उदारवादी आंदोलन। और उदारवादी के आगे बढ़ते हुए हम इसका दूसरा चरण देखेंगे, और उस दूसरे चरण में जो हमारा होगा आज का, वो होगा उग्रवादी आंदोलन। तो अपनी क्लास की जो है हम शुरुआत करते हैं, और इससे पीडीएफ जो है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर जो है पीडीएफ मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर दोनों में से आप कहीं पर हैं तो ये आप वहाँ से जो है क्या कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और देन यदि आप नहीं हैं तो क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक का प्रयोग करके जो है इसमें जुड़ सकते हैं। आज के टॉपिक की जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा उग्रवादी विचारधारा, जो है एक परिचय के रूप में देखेंगे। हम देखेंगे उच्च उग्रवादी विचारधारा की जो है क्या है, विशेषताएं क्या हैं वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारतीय राजनीति में आखिर उग्रवादी विचारधारा का उदय क्यों हुआ। फिर हम देखेंगे कि उग्रवादियों ने जो है क्या हासिल किया। देन इसके बाद में हम एक जो है दोनों की टेबल के रूप में तुलना करेंगे कि जो उदारवादी आंदोलन थे और उग्रवादी आंदोलन थे उनमें जो है दोनों में क्या डिफरेंट था। इसके बाद में जो है हम अंत में क्या देखेंगे, परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू देखेंगे। चलिएगा अपने क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ में आपको मेंस के लिए क्वेश्चन भी जो है इसमें अंत में दिए जाएंगे। तो एक सेकंड का जो है, एक मिनट में जो है क्या कीजिएगा, थोड़ा सा जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। और देखिएगा, जब हम किसकी बात करते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत वहाँ से मानी जाती है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और यह स्थापना कब होती है, तो आप कहेंगे 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है। देन इसके बाद में देखते हैं कि जो यह है राष्ट्रवादी आंदोलन है विभिन्न चरणों में चला। जैसे पहला चरण इसका माना जाता है उदारवादी चरण, उदारवादी चरण। और जो दूसरा चरण माना जाता है वह है उग्रवादी चरण, उग्रवादी चरण। और जो तीसरा चरण माना जाता है वो सामान्यतः गांधीवादी चरण माना जाता है। हालांकि आधुनिक इतिहासकार जो हैं इसे गांधीवादी चरण को जो है 1915 से लेकर के 1930 तक ही मानते हैं, और आगे चल कर के जो है 1930 के बाद में जो है सामाजिक राष्ट्रवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में भी क्या करते हैं, इसे वर्गीकृत करते हैं। लेकिन वह जो है क्या है, कुछ इतिहासकारों द्वारा वर्गीकृत विचारधारा है। तो सामान्यतः हम बात करेंगे किसकी, उग्रवादी विचारधारा की। पिछले उसमें देखा था आपने, जो उदारवादी विचारधारा थी उस उदारवादी विचारधारा में देखा था कि जो उदारवादी नेता थे उनका व्यक्तित्व भी क्या था, उदार था। और वह जो है संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों से अपनी क्या रखते थे, मांग रखते थे। और उन्हें वह जो है मुख्यतः अनुनय विनय की नीति का जो है, अनुनय विनय की नीति का क्या करते थे, अनुनय विनय की नीति को जो है उन्होंने क्या किया था, अपनाया था। इस अनुनय विनय की नीति से जो है जो उग्रवादी उग्र स्वभाव वाले विचारधारा वाले व्यक्ति थे वह जो है क्या थे, सहमत नहीं थे। और मौका मिलते ही जो है इन्होंने क्या कर लिया, राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अन्य विनय में जो है क्या था कि अंग्रेज जो है इनकी मांग को क्या करते थे, ठुकरा देते थे। और इस बात से जो है भारतीयों को क्या लगता था, गुस्सा लगता था। ये लोग क्या करते थे, प्रार्थना पत्र लिखते थे, आवेदन पत्र लिखते थे, प्रार्थनाएं करते थे, फिर बाद में शिष्टमंडल भेजते थे, और फिर उसके बाद में जो क्या करते थे, अपनी जो है एक बैठक करते थे। परंतु जो है फिर भी अंग्रेज इनकी मांगों को आसानी से क्या कर देते थे, ठुकरा देते थे। वहीं जो है उग्रवादियों का मानना था कि हमें क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष की रणनीति में क्या करते थे, भरोसा करते थे। और इनका मानना था कि राजनीतिक, इन्होंने तो अनुनय विनय की रणनीति को क्या कहा था, राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी हुई थी। और जो उग्रवादी थे वो स्वभाव से उग्र थे और यह संघर्ष पर भरोसा करते थे। यह जो है एक व्यापक जन आंदोलन के मतलब समर्थक थे। इनका मानना था कि एक जब हम क्या करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे तो निश्चित रूप से क्या है, हमारी बात मानी जाएगी। और यह जो है स्वदेशी का भी क्या करते थे, समर्थन करते थे। इनका मानना था कि हमें स्वदेशी आंदोलन चलाया जाना चाहिए और विदेशी चीज़ों का क्या किया जाना चाहिए, बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो इन सब के ये इनके क्या थे, प्रमुख साधन थे, और इन्हीं तरीकों से अपना करके इन्होंने क्या किया, अपना आंदोलन किया। चलिए एक एक बातों को देखते हैं और समझते हैं। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था।
सबसे पहले ये देखिएगा कि उग्रवादी विचारधारा क्या होती है, एक्सट्रीमिस्ट जो है आइडियोलॉजी क्या होती है, इसको देखते हैं। पिछली आपने जो है क्लास में, यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, अन्यथा आपको एक क्रम समझ में नहीं आएगा। उदारवादी विचारधारा में आपने देखा था कि उसमें जैसे कि फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदार नेता थे, और वह संवैधानिक तरीकों के दायरे में रहते हुए अपनी मांग क्या करते थे, रखते थे। वह जो है किसी भी हिंसा का सहारा नहीं लेते थे, ना ही आंदोलन के समर्थक थे। वहीं उग्रवादी विचारधारा देखेंगे तो इनके पढ़ेंगे कि 19वीं सदी के अंतिम दशक में, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारतीय राजनीति में क्या होती है, एक नवीन विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे उग्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है, या एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इनमें अगर देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे नेता क्या थे, उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। मूल दृष्टिकोण देखिएगा इनका कि ये नेता उदारवादियों की तरह ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में तनक भी विश्वास नहीं रखते थे। और जो उदारवादी नेता थे वो क्या चाहते थे, उन्हें जो है न्यायतंत्र में भरोसा था। उनका मानना था कि अंग्रेज जो है क्या है, शिक्षित और सभ्य लोग हैं, यदि हम उचित मांग को ठहराएंगे और तो हमें मांगें निश्चित दी जाएंगी। जहाँ तक कि फिरोज शाह मेहता तो कहते हैं कि अभी हम योग्य नहीं हैं, जिस दिन हम उनको ये एहसास हो जाएगा अंग्रेजों को कि जो है भारतीय योग्य हो चुके हैं, तो हमें जो है स्वतंत्रता की बागडोर अंतिम रूप से हमें सौंप दी जाएगी, परंतु अंग्रेज ऐसा नहीं कर पाए। वहीं दूसरा जो दृष्टिकोण है उग्रवादियों का, वो क्या कहते हैं कि जो है ये मतलब इनकी जो है अंग्रेजों की न्यायप्रियता है या न्याय प्रणाली है, उसमें इनको भरोसा नहीं रखते थे। वे उदारवादियों की प्रार्थना और प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल की नीति को जो है राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे। इनका मानना था कि इस प्रकार से जो है उनके सामने गिड़गिड़ाना, ये क्या है, एक राजनीतिक भिक्षा है। जो भिक्षा मतलब कि भिक्षा देना, जैसे जानते हो ना, भिक्षा देना किसी को मतलब बाध्यकारी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी हुई थी, परंतु जो है दोनों व्यक्ति, दोनों विचारधाराएं अपनी अपने जगह पर सही हैं। आप जो है यदि IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी विचारधारा को अंतिम सत्य मत मानिएगा। याद रखिएगा, ये वनडे एग्जाम नहीं है, आपको जो है निष्पक्ष रहना होता है, अपना मूल्यांकन जो है निष्पक्ष देना होता है। किसी भी बात को 100% जो है एक पक्ष में नहीं करेंगे, यह एक अच्छे अधिकारी की पहचान नहीं होती है, ना ही उसका व्यक्तित्व होता है। तो इनका दृष्टिकोण ये हुआ। चलिएगा अब देखते हैं कि जो उग्रवादी थे विचारधारा थी, उनकी आखिर क्या क्या विशेषताएं थी। जैसे हमने उदारवादी विचारधारा में देखा था कि वो संवैधानिक ब्रिटिश शासन के प्रति इनका जो है पूर्ण अविश्वास था, और आपने उदारवादी में क्या देखा था कि ब्रिटिश शासन के प्रति वह जो है समर्पित थे, वो उनको विश्वास था कि न्याय मिलेगा। लेकिन उग्रवादी क्या है, ये दूसरी तरफ विपरीत है। यह जो है पूर्ण अविश्वास है, मतलब उन पर विश्वास नहीं है। वे जो है ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक अभिशाप मानते थे, ठीक है। और जो है उदारवादी क्या थे, उदारवादी भारत के लिए ब्रिटिश शासन होना जो है गर्व की बात मानते थे। वो कहते थे कि यह हमारे लिए क्या है, वरदान है। अगर भारत को उन्नत होना है तो ब्रिटिश और ये इंग्लैंड का शासन हमारे यहाँ पर होना चाहिए, यह हमारे लिए क्या है, एक वरदान है। और वह उनके स्थायी संबंध बनाए रखने के क्या थे, पक्षधर थे। कौन, उदारवादी नेता। उनका विचार था, किनका विचार, ये उग्रवादियों का विचार था कि इसमें जो है सुधार संभव नहीं है, यानी कि अंग्रेजों की जो प्रणाली है ये क्या है, एक व्यापारी हैं और इनमें सुधार नहीं हो सकता। इनका अंत किया जाना ही एकमात्र क्या है, विकल्प है। किसकी विचारधारा है, उग्रवादियों की विचारधारा है। जो उग्रवादी नेता थे वो क्या थे, पूर्ण स्वराज्य के समर्थक थे। क्या, पूर्ण स्वराज, जानते हैं ना, एक होता है स्वराज, क्या है, एक शब्द होता है स्वराज और एक होता है पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज। तो ये वाला तो स्वराज कौन चाहते थे, जो उदारवादी नेता थे वो ये स्वराज चाहते थे। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा देश है, मान लीजिएगा ये क्या है, बहुत बड़ा देश है, और इसके अंतर्गत मान लीजिएगा छोटे छोटे ये क्या है, प्रांत हैं। ये क्या है, छोटे छोटे प्रांत हैं, A है, B है, C है, D है, ऐसे ये प्रांत हैं। तो इनका जो मतलब मुख्य शासन है वो अंग्रेजों के पूरा मतलब कंट्रोल में रहे। लेकिन जो ये छोटे छोटे राज्य हैं, यहाँ पर क्या कर दिया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। ये किसकी मांग थी, ये जो है स्वराज्यवादियों, इनकी मांग थी, उदारवादियों की, जो स्वराज की मांग करते थे। और पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है, पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि प्रांत स्तर पर भी हम क्या होंगे, स्वशासित होंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूर्ण संप्रभुता की बात करते हैं। संप्रभुता का मतलब होता है कि पूरे देश में हमें क्या करना है, संप्रभुता, ठीक है, पूरे देश में हमें क्या करना है, इसका निर्णय हम स्वयं ले सके थे। पूरी तरीके से आज़ादी की क्या करते थे, मांग करते थे।
और ये पूर्ण स्वराज्य पता है कब पारित हुआ था? भारत के इतिहास में यह 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। जो पूर्ण स्वराज्य की मांग 1905 के बाद उग्रवादियों द्वारा की गई, उसे प्राप्त करने में लगभग जो है 24 साल का समय लग गया। तो जो उग्रवादी नेता हैं, पहली विशेषता उनकी ये थी कि वे ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास नहीं करते थे और जो है पूर्ण स्वराज्य के क्या थे, वो समर्थक थे। उग्रवादी ब्रिटेन से जो है पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में थे, यानी कि उनसे संबंध तोड़ना चाहते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का कथन था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा। कई बार प्रीलिम्स में नारा सीधा पूछ लिया जाता है कि यह स्टेटमेंट किसका है, यह नारा किसने दिया था? क्या बताओगे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का ये नारा है। ये कब कहा था? जब 1915 में क्या हो जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले का जो है देहांत हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जो है देहांत हो जाता है और 1915 में जो है बाल गंगाधर तिलक जेल से निकल करके आते हैं। तो आप जानते हैं कि 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था और लखनऊ समझौता के तहत गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए थे। उसी समय पर ये स्टेटमेंट दिया गया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। तिलक का ये क्या है, स्टेटमेंट है। उग्रवादियों के साधन क्या होते थे? आपने पिछली कक्षा में देखा था कि उदारवादियों के साधन होते थे संवैधानिक दायरे में रहते हुए प्रार्थना करना, प्रार्थना पत्र लिखना, आवेदन पत्र लिखना, भिक्षा कहता हूँ मतलब शिष्टमंडल भेजना और बाद में जो है भूख हड़ताल करना। इनके साधन क्या है? अपनी मांगों को मनवाने के लिए वे संघर्ष और जन आंदोलन के पक्षधर थे कि हम क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, अगर आप नहीं मानोगे तो 1000 लोगों को लेकर के आएंगे और आपका ऑफिस जो है घेर लेंगे। उन्होंने जो है राजनीतिक अधिकारों के प्रति जो है बहिष्कार, बाइकॉट का सिद्धांत अपनाया था कि अगर हमारी बातों को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें यहाँ से क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, आपके खिलाफ नारे लगाएंगे, आपकी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। स्वदेशी को जो है आंदोलन चलाएंगे, मतलब कि अपने देश की चीज़ों को बढ़ावा देंगे और विदेशियों का बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा पर जो है इन्होंने क्या दिया था, विशेष बल दिया था। ध्यान रखिएगा, अब ये हिंसा जैसा सहारा ये उग्रवादी नहीं ले रहे हैं। उग्रवादी कहने के लिए है, ध्यान रखना, ये उग्रवादी कहने के लिए है, लेकिन ये हिंसा का ये भी समर्थन नहीं करते हैं, किसी को जान से मारने का जो है समर्थन नहीं करते हैं उग्रवादी। लेकिन यह जो है अपने जो इनके साधन हैं वो थोड़ी सी मतलब क्या है, गर्म स्वभाव के हैं, लेकिन हिंसा का ये समर्थन कभी भी नहीं किया हुआ है। चलिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा इन्होंने कौन कौन से साधन अपनाए, बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा। अभी हम स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे, एक क्रम से पढ़ रहे हैं, वहाँ पर ये चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए कई सारी देसी संस्थाएं स्थापित की जाएंगी, स्कूल स्थापित किए जाएंगे, कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। और स्वदेशी आंदोलन के लिए जो है बाद में जो है गांधी जी ने चरखा जो है इसी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। और बहिष्कार के लिए विदेशी कपड़ों की जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है होली जलाई गई थी। स्वावलंबन की राजनीति, ये भी क्या है, किनकी विशेषता है, उग्रवादियों की विशेषता है कि वे स्वावलंबन और आत्मविश्वास, आत्मसम्मान में जो है विश्वास करते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि राजनीति में परोपकारिता का जो है कोई स्थान नहीं होता है। मतलब इनका मानना था कि अगर अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे हैं अर्थात राजनीति कर रहे हैं तो वो जो है परोपकार नहीं करेंगे, इसलिए जो है वह इन चीज़ों को जो है प्राथमिकता देते थे। ठीक है, तो ये जो क्या है, किनकी विशेषताएं हैं, उग्रवादियों की विशेषताएं हैं। ध्यान रखना ये कितनी है, 4 विशेषताएं आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अभी जो है और भी विशेषताएं हैं। उग्रवादियों की जो और विशेषताएं हैं, उन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के जो है समर्थक थे। उग्रवादी क्या थे कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो है क्या किया, सम्मान किया, उसको जो है बढ़ावा देने के लिए समर्थन किया और जो है विदेशियों का क्या किया, बहिष्कार किया। प्राचीन भारतीय सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उसी के आधार पर देश के नवनिर्माण करना चाहते थे। तिलक जी ने जो है राष्ट्रवाद के प्रसार हेतु जो है गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को जो है, शिवाजी उत्सव का जो है क्या लिया था, सहारा लिया था। और पता है आपको, जो वैलेंटाइन सिरोल नाम का एक क्या है इतिहासकार है, वो क्या कहता है, इन्हीं गणपति और जो है शिवाजी उत्सव की वजह से क्या कहा हुआ है, भारतीय अशांति का जनक कहा हुआ है। किसको, तिलक को, क्योंकि उन्होंने धर्म का सहारा लिया था। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव बहुत बड़ा भयंकर मतलब एक जुलूस के रूप में बहुत ज़्यादा ये निकाले गए थे। और अभी ये प्रश्न भी आया हुआ था, लेकिन वो डेट फिर भी जो है मैं यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। शिवाजी उत्सव जो है कब मनाया गया था, आई थिंक 1890 या 96 के आसपास की जो है इसकी डेट है, लेकिन ये नेट JRF के पेपर में जो है पूछी गई थी। अभी खतरनाक उसमें क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस लगाने के लिए क्रोनोलॉजी में।
तो ये जो है क्या है, ये कई बार प्रश्न आ जाते हैं। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने मनाए हुए थे? ध्यान रखना, ये बाल गंगाधर तिलक ने मनाए हुए थे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समर्थन करने होती। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि गीता रहस्य नाम की जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी गई थी। आर्कटिक होम का सिद्धांत दिया गया था, और धर्म पर आधारित जो है राष्ट्रवाद को जो है क्या करते थे? समर्थन करते थे। अरविंद घोष जो है, जो एक उग्रवादी नेता है, उनका मानना था कि राष्ट्रवाद क्या है? एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से जो है आया है, इसका दमन नहीं किया जा सकता। अर्थात जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें धर्म मानकर जो है उसको क्या करना चाहिए? आगे बढ़ाना चाहिए। और ये उग्रवादी जो थे हिंदू मुस्लिम एकता के क्या थे? समर्थक थे। राष्ट्रीय आंदोलन और आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए दोनों समुदायों की एकता पर इन्होंने क्या दिया? अत्यधिक जो है बल दिया था। आपको याद है जब 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद में जो है एक राखी दिवस मनाया गया था, और उसमें जो है पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल के लोगों ने क्या किया था? हिंदू मुस्लिम के एक हाथ में जो है राखी बांधी हुई थी, गंगा स्नान किए हुए थे। ठीक है, ये सभी लोग जो है मिलकर के किए हुए थे। ये क्या थे? कुछ उग्रवादियों की जो है विशेषताएं हैं उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन की। अब आखिर ये देखते हैं कि जो उग्रवादी राष्ट्रवाद है या ये जो विचारधारा है, इसका उदय क्यों हो गया, जब पहले से यहाँ पर क्या चल रहा था? राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, और वो आंदोलन किस रूप में चल रहा था? उदारवादी आंदोलन के रूप में जो है चल रहा था। तो आखिर जो है ये उग्रवाद क्यों उदय हुआ? इसके भी पीछे कुछ कारण हैं। चलिए, कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से जो है भारतीय राजनीति में यह उग्रवाद विचारधारा का क्या हो गया? आगमन हो गया। पहला कारण है उदारवादियों की मांगों की उपेक्षा। आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उदारवादियों की जो है न्यायोचित मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण जो है भारतीय नवयुवकों में जो है क्या हुआ? तीव्र असंतोष फैल गया। और वो नवयुवक कौन है? कोई और नहीं, लाल बाल तिलक और अरविंद घोष थे। और इन्होंने क्या किया? लीडरशिप जो है करना शुरू कर दिया, और इनकी जो है आलोचना करते हुए इन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के रूप में जो है कांग्रेस को क्या किया? बताया। अगली बात करते हैं धार्मिक व सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। आप जानते हैं कि दयानंद सरस्वती जैसे लोग जो हुए, जिन्होंने क्या किया? धर्म और संस्कृति को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप लोगों ने क्या किया? अपनी सभ्यता और संस्कृति में गर्व करना शुरू किया। और जब उस सभ्यता और संस्कृति को कोई क्या कहेगा? भला बुरा कहेगा, तो फिर क्या हुआ? विचारधारा का उदय हुआ। ठीक है, तो जो भावना होती है संस्कृति में, ध्यान रखना, संस्कृति में एक खतरनाक भावना होती है। उस भावना में जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, स्वभाव जो है उग्र हो जाता है। जैसे कई बार आपने जो है फिल्मों वगैरह में सुना होगा, या फिर किसी की भी में, जैसे किसी के कोई माता पिता को क्या कहता है, कोई अपशब्द कहता है, कितना बुरा लगता है। तो वो क्या है? ये शब्द मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ कि वो एक सांस्कृतिक शब्दावली है। ये माता पिता परिवार, ये क्या है? एक सांस्कृतिक जो है क्या है? भावना है। तो जैसे धरती हमारी माता है, ये क्या है? एक सांस्कृतिक भावना है। तो ऐसी इन सब के कारण जो क्या हुआ? हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व हुआ। चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो विवेकानंद जी हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस महाराज हो, चाहे वो दयानंद सरस्वती जी हों, या फिर अन्य समाज सुधारक आंदोलन, जो भी समाज सुधारक आंदोलन हुए, उसमें छुआछूत, मूर्ति पूजा इत्यादि जो पाखंडवाद है उनका विरोध किया गया, और लोग तार्किक रूप से क्या हुए? विकसित हुए। इन आंदोलनों ने जो है नवयुवकों में हीन भावना को समाप्त कर दिया, और प्राचीन गौरव को जो है राष्ट्रीयता की भावना को क्या किया? जागृत किया। प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप का मतलब क्या होता है? आपदा। और आप जानते हैं भारत में जब क्या आती थी? आपदा आती थी, उस समय पर 9-9 लाख लोग जो है मर जाते थे। कितने लोग? 9-9 लाख लोग मर जाते थे, और अंग्रेज जो है उन लाशों को सड़ने देते थे। और ऐसी स्थिति में भी 1911 में आप जानते हैं भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और वहाँ पर कौन आया हुआ था? जॉर्ज पंचम आया हुआ था। और उस समय पर जहाँ लोग भूख से क्या है कराह कर मर रहे थे, वहीं जो है लाखों लोगों का खाना जो क्या हो जाता? बर्बाद हो जाता था। ऐसी स्थिति में जो समझदार लोग थे उनका क्या होता था? कलेजा कब जाता था, और अंततः संकल्प लेते थे कि या तो मार दिया जाए, या तो फिर क्या किया जाए। तो फिर जो है उन्होंने समझदारी का परिचय दिया कि इनको मारना इतना आसान नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करके क्या हुआ? उनके विचार जो है उग्र होते गए, गुस्सा वाले होते गए। ठीक है, तो 1896-97 में देखें, या फिर और भी अकाल देखें, चाहे लेटिन के समय पर हो, चाहे करजन के समय पर हो, बहुत अकाल पड़े हुए थे। अभी जो है अकाल आयोग जो है हम देखेंगे कौन कौन से अकाल पड़े हुए थे, राजनीति आएंगे आगे चल करके। तो दक्षिण भारत में जो है भयंकर अकाल, प्लेग महामारी के समय जो है अंग्रेजी सरकार की उदासीनता, मतलब कोई उनकी व्यवस्था न करना,
इसने क्या किया, लोगों को जो है गुस्सा बढ़ा दिया और इससे क्या हुआ, उग्रवाद उग्र स्वभाव बना। पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड के क्रूर व्यवहार के कारण चापेकर बंधुओं ने क्या कर दी थी, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अभी ये हम क्रांतिकारी आंदोलन में पढ़ेंगे जे चापेकर बंधुओं को। ठीक है, तो उन्होंने जो प्लेग कमिश्नर था रैंड, उसने मतलब इसको जिम्मेदारी दी गई थी प्लेग महामारी कंट्रोल करने के लिए, लेकिन भाई सब सो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर क्या किया, चापेकर बंधुओं ने महाराष्ट्र में क्या कर दिया, टपका दिए 1907 में इनको। तो भी क्रांतिकारी आंदोलन आएंगे, वहाँ पर हम ये चर्चा करेंगे। तो दरअसल क्या होता है, कष्ट ही क्या करता है, इंसान को जो है स्वभाव से बनाता है। कोई व्यक्ति क्या होता है, क्रूर होता है, तो कैसे हो जाता है। तो वही बात पूछ रहा है कि आखिर ये लोग उग्र क्यों हो गए थे। तो एक कारण क्या था आपका, लगातार क्या हो ना, आपदाएं पड़ना, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो अकाल हो, चाहे वो महामारी हो, ऐसी जो है आपदाएं आती थी। भारत का आर्थिक शोषण, आप जानते हैं अंग्रेजों ने कितनी खतरनाक नीतियाँ अपनाई, चाहे वो हड़प नीति हो, चाहे वो सहायक संधि व्यवस्था हो, चाहे फिर वो रियासतों के प्रतिनिधि हो, चाहे वो अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई महालवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे वो भूमि कर हो, चाहे वो नमक कर हो, चाहे वो व्यापार को चौपट करना हो, चाहे वो धन का निष्कासन हो। अंग्रेजों की दमनकारी आर्थिक नीतियों से जो है भारतीय उद्योग क्या हो गए, नष्ट हो गए। कपड़ों पर जो है 7.5% जो है उत्पाद शुल्क लगा दिया गया। इससे क्या हुआ, वस्त्र व्यवसाय भी जो है चौपट हो गया और भारी मात्रा में जो है धन इंग्लैंड भेजा गया। अब इन घटनाओं से जो है सीधे तो नहीं समझ पाए, लेकिन बताइए जिसका क्या हुआ, रोजी रोटी खत्म हुई, जिसका उद्योग खत्म हुआ। जो कभी लकड़ी का काम करके क्या करते थे, अपनी रोजी रोटी पालते थे, जो कभी कपड़ा काम करके रोजी रोटी पालते थे, वहाँ पर मशीनरी का सामान आने लगा। हाथों से बनी हुई चीज़ें, मशीनों से बनी वाली चीज़ों की तुलना में जो है उनका कंपटीशन नहीं कर पाई। फलता हुआ क्या हो गए, व्यक्ति बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने के बाद जो है उन्होंने क्या किया, खेतों में जो है काम करना शुरू किया। खेतों में जो है इतना बड़ी मात्रा में टैक्स लगा दिया गया कि कृषकों के जो है भूमि कर लगा दिया गया कि वह टैक्स जो है नगद चुकाने के लिए बाध्य किया गया। ऐसी स्थिति में लोग गेहूं बोने की बजाय जो क्या करने लगे, बाजारू फसलें बोने लगे, जैसे गन्ना, कपास, चाय, नील वगैरह ये। अब ऐसी स्थिति में जब भी क्या होता था, अकाल पड़ता था, तो लोग क्या हो जाते थे, भूख के कारण ही जो है मर जाते थे। तो ये आर्थिक शोषण ने क्या किया, लोगों में आक्रोश पैदा किया और गुस्सा पैदा हुआ और उग्रवाद का विचारधारा का जो है क्या हुआ, उदय हुआ। दूसरी ओर देखेंगे तो विदेशी घटनाएं भी थी। कुछ उन विदेशी घटनाओं से भी क्या कर रहे थे, भारतीय सीख रहे थे। जैसे कि 1896 में इथोपिया द्वारा जो है इटली को पराजित कर दिया जाना। इथोपिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहाँ के जो बहुत कम सभ्य लोग थे, इन्होंने मिलकर के क्या कर दिया, इटली को जो है पराजित कर दिया, जो कि एक यूरोप का राष्ट्र है, जो वहाँ पर कब्जा किए हुए था, जैसे अंग्रेज यहाँ पर किए हुए हैं। तो भारतीयों ने इनसे भी सीखा कि भाई इथोपिया पराजित कर सकता है तो हम क्यों नहीं। बस थोड़ा सा हमें क्या है, उग्र होने का मतलब समय है, हमें थोड़ा सा गुस्सा दिखाना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, हम क्या है कर सकते हैं। 1904-05 में जापान जैसे मुट्ठी भर देश ने क्या किया, छोटे एशियाई देश द्वारा रूस को पराजित करने से जो है यूरोप में अजेयता का मिथक टूट गया। जो मानते थे कि यूरोपीय राष्ट्र जो है अजेय हैं, वो जो है मिथक टूट गया। जापान ने क्या किया, रूस को पराजित कर दिया और इथोपिया ने इटली को पराजित कर दिया। फलतः भारतीय जो समझदार थे उन लोगों ने क्या किया, इनसे सीखा कि हम भी जो क्या है ऐसा कर सकते हैं। अंग्रेजों का जो अहंकारी व्यवहार था वो भी कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में जो है क्या है, गुस्से की भावना को जन्म दे रहा था, जिससे क्या हुआ, भारतीयों का स्वभाव जो है उग्र हो गया। भारतीयों के साथ जो है सार्वजनिक स्थानों पर अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अंग्रेजों को ऐसा लगता था जो गोरे लोग होते हैं वो क्या है, ज़्यादा बुद्धि के होते हैं, जो काले लोग होते हैं वो कम बुद्धि के होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, भौगोलिक कारण भी जानते हैं कि जहाँ से भूमध्य रेखा नज़दीक होती है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है, वहाँ के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं। क्योंकि आपने विज्ञान में ही पढ़ा होगा, मेलानिन नाम के वर्णक को पढ़ा होगा। सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके जो त्वचा में उपस्थित मेलानिन वर्णक होता है वो काला रंग पैदा करता है। तो इससे रंग भेद के कारण जो है बहुत सारे स्थानों पर क्या करते, भेदभाव करते थे। सार्वजनिक स्थानों पर लिखा होता था कुत्तों और भारतीयों को आना मना है, जो 5 स्टार होटल वगैरह होते थे। ठीक है, वो कहते ना कि किसकी धुनी में रम करके तुम फूले नहीं समाते हो, अरे तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। ठीक है, किस बात के लिए श्रेष्ठ बताते हो, इस प्रकार के कृत्य जो है तुम्हारे हमारे इतिहास में क्या है, दर्ज हैं। तो सार्वजनिक स्थानों पर अमानवीय व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट और रंग भेद की जो है नीति अपनाना, ये क्या था, एक मतलब अहम था कि हम जो है श्रेष्ठ हैं। और इस अहम ने जो क्या किया, जो ताकतवर लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया
और अपने स्वभाव को जो है क्या किया, इससे लोगों में गुस्सा जागा। चलिएगा, लॉर्ड कर्जन की जो है प्रतिक्रियावादी नीति। कर्जन एक जो है प्रतिक्रियावादी वायसराय था उसका, तो ये कर्जन जो था कर्जन ही था, बहुत सारे ऐसे कार्य किए। अब कर्जन को हम अलग से पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के रूप में, और फिलहाल यहाँ हम एक कारण के रूप में देखते हैं। तो भारतीयों में जो उग्र स्वभाव हुआ उसका एक कारण क्या था, लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई जो है नीतियाँ भी थीं। कौन सी नीतियाँ थी, ऐसी कौन सी नीति अपनाई थी कर्जन? पहली बात तो साम्राज्यवादी कार्यों, जैसे कि बहुत सारे साम्राज्यवादी कार्य किए अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए। जैसे देखेंगे कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम लेकर के आया, कलकत्ता नगर निगम अधिनियम लेकर के आया, ये 1902 या 4 की बात है। और इसमें जो है कलकत्ता नगर में जो है कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो है कार्य किए। विश्वविद्यालय अधिनियम, ये रेले आयोग की सिफारिश पर जो है 1904 में लाया गया था विश्वविद्यालय अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, जो भी क्या होता है कलकत्ता विश्वविद्यालय की मतलब कंट्रोल करने वाली जो बॉडी होती थी, जिसे आई थिंक सीनेट बोला जाता है, उसमें क्या किया कि जो मतलब चुन करके भारतीय सदस्य भेजे जाते थे और जो नियुक्त होने वाले सदस्य होते थे, उसमें जो है नियुक्त होने वाले सदस्यों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई कि कुल मिलाकर के बहुमत जो है क्या है अंग्रेज़ों के पक्ष में रहा है, अर्थात जो है जो भी फैसला लेना है वो अंग्रेज ले सके। इनमें जो है चुने गए सदस्यों का कोई महत्व नहीं रह गया। जब दीक्षांत समारोह होता था, मतलब जब कोर्स पूरा हो जाता है तो उस समय पर जो दीक्षांत समारोह किया जाता है यूनिवर्सिटी में, तो उस समय पर जो है अंग्रेजी को जो है क्या करते थे, ये बहुत श्रेष्ठ बताते थे और भारतीय संस्कृति पर क्या करते थे, कीचड़ उछालते थे। ऐसे कार्यों ने क्या किया, साथ ही साथ में आपने जो है एक और खतरनाक घटना कर्जन के समय की, जो बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन था 1905 में किया। इन घटनाओं ने क्या किया, भारतीयों में जो है क्या कि प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर दिया। तो कुछ ऐसी नीतियां कर्जन द्वारा अपनाई गई जिन्हें जो है मजबूरन क्या करनी पड़ी, उनका जवाब देना पड़ा। और ये जवाब देना इतना आसान नहीं था, इसलिए हमें क्या है रौद्र रूप अपना दिखाना पड़ा, अर्थात उग्र विचारधारा का जो क्या हुआ, जन्म हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं स्मारक सुरक्षा अधिनियम, बहुत सारे जो बातें हैं इनके समय की, लेकिन वो प्रतिक्रियावादी में इतनी चीज़ें आप बता देंगे तो क्या है काफ़ी सिद्ध हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कर्जन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्या कमेंट करता था कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है। मतलब जब ब्रिटिश के संसद को पत्र लिखता है तो उससे एक पत्र में कहता है कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और मेरी जीवन की अंतिम इच्छा है कि मैं अपने जीवन में कांग्रेस को जो है मरते हुए देख सकूं। तो ये जो कर्जन की नीतियां थी, इन्होंने क्या कर दिया, मजबूर कर दिया हमें जो है गुस्सा दिखाने के लिए, और हमारी विचारधारा कैसी हो गई, उग्रवादी विचारधारा हो गई। साथ ही साथ में देखेंगे बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन, जहाँ बंगाल में क्या होता था, हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज़्यादा थी। एकता के साथ साथ यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद का उदय जो है यहाँ पर सबसे पहले हुआ था। अब यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ था, क्योंकि आप जो है पिछली क्लास से अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा समाज सुधार आंदोलन। क्या देखा होगा, समाज सुधार आंदोलन। चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, चाहे वो राधाकांत हों, या फिर अन्य समाज सुधारक हो, सभी के सभी कहाँ पर हुए, यहीं पर हुए। कहते हैं ना, जिसको ज़्यादा धक्का लगता है ना वही पहले क्या करता है, जागरूक होता है। तो बंगाल को अंग्रेजों द्वारा सबसे ज़्यादा जो है क्या किया गया था, लूटा गया था। इसलिए जो है वहीं के लोग क्या हुए, सबसे पहले जागरूक हुए और वहीं पर क्या हुआ, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। फिर चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, फिर चाहे वो क्या नाम था उनका, मास्टरदा के नाम से विख्यात जो सूरसेन थे, फिर चाहे वो खुदीराम बोस हों, और चाहे वो रास बिहारी बोस हों, इन सभी जो कहाँ पर जन्म लिए, यहीं पर जो है ये जो है जन्म लिए हुए थे, और यहीं पर जो है राष्ट्रवाद था। इस राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, बंगाल को जो है दो हिस्सों में तोड़ दिया। जहाँ पर जो है मुस्लिम ज़्यादा है उसे क्या कर दिया गया, पूर्वी बंगाल बना दिया गया, और जहाँ पर जो है हिंदू ज़्यादा हैं उसे क्या कर दिया गया, पश्चिम बंगाल जो है बना दिया गया। इनके बीच में जो है क्या कर दी गई, खाई खोद दी गई, और इसी को क्या कहते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति। और ये किसने किया था, कर्जन द्वारा किया गया था। कर्जन कहता है ये जो हम जहर के दांत आज अलग अलग करके बो रहे हैं, देख लेना जिस दिन ये वृक्ष बड़े होंगे, जहर रूपी जो बीज बो रहे हैं, जिस दिन ये वृक्ष बड़े होंगे इसके परिणाम बहुत घातक होंगे, और निश्चित रूप से इसके परिणाम जो है भारत और पाकिस्तान के रूप में निकल करके आए हुए थे। ठीक है, तो 1905 का जो बंगाल विभाजन था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन
उग्रवाद के उदय का सबसे जो है तात्कालिक कारण बना और प्रभावी कारण बना, जिसने पूरे देश में जो बहिष्कार की सुलगती आग कर दी। और इसी के परिणाम स्वरूप तो क्या किया गया था, बंग भंग आंदोलन चलाया गया, इसी के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, और इसी के परिणाम स्वरूप बहिष्कार जैसी जो है विचारधारा। और जो उग्रवादी नेता बैठे हुए थे इस समय पर, लाल बाल पाल, इन्होंने इसको इतना उछाला, इतना उछाला, इतना उछाला, पूरे देश में क्या कर दिया, इसे फैला दिया। तो ये क्या थे, हमारे उग्र होने के या उग्र विचारधारा के जन्म के कारण थे। चलिएगा, जो उग्रवादी नेता हुए उन्होंने क्या हासिल कर लिया, हमने देखा था कि उदारवादियों ने भी कुछ ना कुछ हासिल किया था, और जो उग्रवादी विचारधारा के नेता थे या उग्रवादी जो आंदोलन चलता रहा उसमें क्या हासिल हुआ, तो देखेंगे ये क्या रही, इनकी जो है उपलब्धियां रहीं, ये अचीवमेंट रहीं, अचीवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, आइडियोलॉजी। उग्रवादी विचारधारा की उपलब्धियां देखिएगा। पहली उपलब्धि ये थी कि राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशील व जनवादी बनाना। अभी तक जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था वो किसके नेतृत्व में था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में था। और जो शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वहाँ पर जुड़ने के लिए जो है साधारण जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता था, साधारण परिवार होता था, वहाँ पर बैठने की उसको जो है जगह नहीं होती थी। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग क्या है होते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब उदारवादी की जो है उदारवादियों की राजनीति नहीं चली तो उस समय पर जो है राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया, उग्रवादी विचारधारा के माध्यम से जो है आगे बढ़ाया, साथ ही साथ वे उसे जनवादी बनाया। मतलब कि अब राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। आंदोलन अब केवल उच्च वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें निम्न और मध्यम वर्ग के लोग भी क्या हो गए, सक्रिय हो गए। किसके कारण हुए, उग्रवादी विचारधारा के कारण। क्योंकि जब एक भीड़ में आंदोलन चलाना होगा जिसमें हजारों लोगों की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर मुट्ठी भर लोग काम नहीं आएंगे। अगर जो है संघर्ष करना है, किसी ऑफिस का घेराव करना है, तो बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता होती थी, इनकी बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। इन्होंने जो किया, राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का प्रसार किया। देशवासियों में जो है साहस, निर्भीकता और स्वाभिमान त्याग की भावनाओं को जो है कूट कूट कर भर दिया। किसने, उग्रवादियों ने। और इसी का परिणाम था कि आगे चल करके जो है क्रांतिकारी आंदोलन हुए और खुदीराम बोस जैसे लोग क्या 17-17 वर्ष की उम्र में जो है फांसी को जो है स्वीकार कर लिया। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, तो त्याग की भावना जो थी किसने जगाई हुई थी, उग्रवादियों ने जगाई हुई थी। ब्रिटिश सरकार पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा इसका। उग्रवादी आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार को जो है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित करना पड़ा। जानते हैं ना क्या नाम है, मार्ले मिंटो सुधार। मतलब कि हम जो है कुछ सुधार दे रहे हैं आपको, मतलब कुछ सहायता दे रहे हैं, कुछ कानून में सुधार कर रहे हैं। और लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, वह क्या विदेशी के विदेशी हमेशा बने रहे। उन्होंने क्या किया, बंगाल को जो है आगे चल करके वापस ले लेंगे, बंगाल विभाजन को 1911 में, लेकिन यहाँ पर एक नया बीज बो दिया आरक्षण का। हिंदू मुस्लिम जो है यहाँ पर क्या दे दिया गया, आरक्षण दे दिया गया। फिर भी दोनों में जो है अलगाववादी विचारधारा बनी ही रही। कांग्रेस की विचारधारा पर प्रभाव, उग्रवादियों के दबाव के कारण ही 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को जो है स्वीकार किया। क्यों, क्योंकि उदारवादी जो नेता थे पहले वो स्वराज तो चाहते थे, लेकिन वह जो है अंग्रेजों को रहते हुए स्वराज चाहते थे। हालांकि पूर्ण स्वराज अभी पारित नहीं हुआ है। स्वदेशी जो है उदारवादियों की विचारधारा में नहीं था, बहिष्कार उदारवादियों की विचारधारा में नहीं था, राष्ट्रीय शिक्षा उदारवादियों की विचारधारा में नहीं था। तो कांग्रेस के कार्यक्रम में अगर ये शामिल हुआ तो किसका परिणाम था, ये उग्रवादियों के संघर्ष का परिणाम था। गांधी जी के जो है भावी जन आंदोलन, जो भविष्य के आंदोलन हुए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा हो, का आधार जो है यही तत्व बने। कौन से तत्व, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, आगे स्वदेशी, यही तो गांधी जी ने अपनाया था। स्वदेशी के लिए चरखा अपनाया था, बहिष्कार के लिए जो है उन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन। तो ये क्या रहे, उग्रवादियों की जो है उपलब्धियां रही हुई हैं। चलिएगा एक और कि रचनात्मक कार्यक्रम को जो है और समाज सुधार। जो उग्रवादी विचारधारा थी उन्होंने सिर्फ जो है बहिष्कार नहीं किया, जैसे अंग्रेजी कपड़ों का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। क्या किया गया, अंग्रेजी कपड़ों का अगर बहिष्कार किया गया तो फिर क्या पहनेंगे, इसके लिए उन्होंने देसी तरीके भी बताए।
देसी तरीके बताए, अर्थात कुछ रचनात्मक कार्य भी हुए, कुछ निर्माण कार्य भी हुए। रचनात्मक कार्यक्रम में देखेंगे जैसे कि जाति प्रथा को खत्म करने की बात कहेगी, बाल विवाह को रोका गया, दहेज प्रथा को रोका गया, छुआछूत हुआ, छुआछूत का जो है कड़ा विरोध किया गया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और विधवा विवाह को जो है पुरजोर प्रोत्साहन किया गया। साथ ही साथ में जो यहाँ पर कई जो है शिक्षा के लिए संस्थाएं स्थापित की गई ताकि स्वदेशी शिक्षा जो है बढ़ाया जा सके। कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई थी, हम उस स्वदेशी आंदोलन में इनको जो है थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, ये जो है उग्रवादी विचारधारा जो है खत्म हो जाती है। अब हम देखेंगे कि दोनों में आखिर अंतर क्या था। हमने जो पढ़ा, उग्रवादी विचारधारा यानी कि जो मॉडरेट्स हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, दोनों जो आइडियोलॉजी हैं, इसमें क्या डिफरेंट था। तो यहाँ पर देखते हैं ब्रिटिश सम्राट व शासन के प्रति दृष्टिकोण क्या मानते थे। अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था, जो ब्रिटेन का शासन था, दोनों की जो अलग अलग मान्यताएं थीं। उदारवादी मानते थे कि ब्रिटिश शासन और उनकी न्यायप्रियता में जो है अटूट विश्वास था उदारवादियों का, वह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति रखते थे। और उग्रवादी ब्रिटिश शासन को जो है भारत के लिए क्या मानते थे, अभिशाप मानते थे। न्यायप्रियता में जो उनका शून्य विश्वास था, अंग्रेजों को बाहर निकालने के समर्थक थे या निकालना चाहते थे। सभ्यता और संस्कृति, जो उदारवादी लोग थे वो क्या थे, पश्चिमी सभ्यता, शिक्षा और ब्रिटिश संसदीय प्रजातंत्र से जो है अत्यधिक प्रभावित थे और उनका समर्थन भी करते थे। वहीं जो उग्रवादी थे वह प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति को जो है सर्वश्रेष्ठ मानते थे, वेद और गीता से जो है प्रेरणा लेते थे। भारत ब्रिटेन संबंध है, ब्रिटिश शासन को भारत के लिए कल्याणकारी व वरदान समझते थे और इसे अनिश्चित काल तक भारत में बनाए रखना चाहते थे। कौन, उदारवादी। और जो उग्रवादी थे उनका स्पष्ट मानना था कि ब्रिटिश हित भारतीयों के हित जो है पूर्णतः विपरीत है, यानी कि अंग्रेजों के हित अलग है, भाई वो व्यापारी हैं, हमारी जो हित हैं हम किसान लोग हैं, तो दोनों के अलग हैं। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के क्या थे, विरोधी थे, अर्थात जो है यहाँ पर इस शासन के समर्थक नहीं थे। अगली बात करते हैं, स्वराज्य की अवधारणा में भी अंतर था। ब्रिटिश छत्रछाया के अंतर्गत राजनीतिक सुधार और औपनिवेशिक स्वशासन चाहते थे। क्या चाहते थे, डोमेनियन स्टेटस चाहते थे। मतलब जब मैं बताया था ना ऊपर कि ऊपर जो है क्या रहे आएंगे, अंग्रेज जो है शासन करते रहे, लेकिन छोटे छोटे राज्यों में क्या कर दे, हमारे मुख्यमंत्री बना दें और हमें जो है स्वशासित कर दें। ये कौन चाहते थे, यानी कि अंग्रेजों के रहते हुए स्वशासन चाहते थे उदारवादी। लेकिन उग्रवादी क्या चाहते हैं कि ब्रिटेन से जो है पूर्ण संबंध विच्छेद करके हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना जो है इनका एकमात्र जो है परम लक्ष्य था। कार्य पद्धति और साधन देखेंगे, इनके काम करने का तरीका क्या था। तो जो उदारवादी थे वह जो है वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना पत्र, प्रस्ताव, शिष्टमंडल और अपील, दलील, वकील की नीति पर जो है विश्वास करते थे और इसी पर कार्य करते थे। वहीं जो उग्रवादी थे वह सक्रिय और जुझारू संघर्ष पर भरोसा करते थे। बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और जन आंदोलन के क्या थे, माध्यम से ब्रिटेन की सरकार पर जो है दबाव बनाना चाहते थे और आज़ादी चाहते थे। तो ये जो है हमारे क्या हैं, एक मतलब फिक्स कंटेंट है। आप जो है इनको और छोटे पॉइंट में कर सकते हैं, 5 पॉइंट हैं, तो आप इनको जो है अपने हिसाब से अगर डिजाइन कर सकते हैं। ध्यान रखना और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने उस लेवल तक बनाया हुआ है कि आपका जो है एक आंसर राइटिंग की सीमा भी जो है पूरी हो जाएगी और हो जाएगी। चलिएगा, अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा हुआ है तो प्रश्नों के जवाब जो है आपको क्या करना है, बताना है कि आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। उग्रवादी नेताओं ने जो है उदारवादियों की किस नीति को जो है राजनीतिक भिक्षावृत्ति, पॉलिटिकल जो है बेगारी की जो है बेगारी कहा हुआ था। तो कौन सी नीति थी, तो आप जानते हैं जो संवैधानिक तरीके से प्रार्थना पत्र या अनुनय विनय की नीति थी, इस नीति को जो है उग्रवादी नेता क्या कहते थे, इसे जो है वह राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है, तो आप क्या कहेंगे, बाल गंगाधर तिलक का है। कब दिया था, ये 1916 के जो है लखनऊ पैक्ट में यह कथन दिया गया था। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए किन 2 मुख्य उत्सवों की जो है शुरुआत की थी। तो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक ने जो है गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की जो है शुरुआत की हुई थी। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर की ओर से आया है और इसे दबाया नहीं जा सकता। यह कथन किस उग्रवादी दार्शनिक नेता का है। आप जानते हैं कि यह कथन जब उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे तो उस समय पर अरविंद घोष द्वारा कहा गया था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है वह एक धर्म है। चलिएगा अगला प्रश्न है जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है कि वर्ष
1896-97 में पुणे के किस प्लेग कमिश्नर की क्रूरता के कारण चापेकर बंधुओं ने जो है हत्या कर दी थी? उसका नाम था प्लेग कमिश्नर, रैंड जो है उसका नाम था जिसकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है, किस विदेशी घटना ने यह भ्रम तोड़ दिया कि यूरोपीय देश जो है अजेय हैं या अपराजय हैं? तो 1904-05 में जापान द्वारा रूस की पराजय, चाहे वो फिर प्लस में जो है 1896 में जो क्या किया गया था, इथोपिया द्वारा जो है इटली को पराजित किया गया था और जापान द्वारा रूस को पराजित किया था। इन दोनों घटनाओं ने जो है भ्रम को तोड़ दिया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है, उग्रवाद के उदय का सबसे तात्कालिक और सबसे बड़ा कारण क्या था? जो तात्कालीन कारण था वो क्या था आपका? बंगाल का विभाजन जो है इसका सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। हालांकि अन्य भी जो है कारण थे, लेकिन सबसे जो नज़दीकी कारण था वो वही था। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि उग्रवादी आंदोलन के दबाव के कारण जो है ब्रिटिश सरकार को कौन से राजनीतिक सुधार अधिनियम पारित करना पड़ा था? तो आप क्या कहेंगे? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है पारित करना पड़ा था। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में उग्रवादियों के दबाव के कारण पहली बार स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को पास किया गया था? तो यह प्रस्ताव जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, उग्रवादियों के दबाव के कारण जो है पारित किया गया था, हालांकि उदारवादी पहले ये नहीं चाहते थे। अगली बात कर लेते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि उदारवादियों की मुख्य राजनीतिक अवधारणा क्या थी जिसके उग्रवादी जो है पूर्णतः क्या थे? विरोधी थे। तो जो उदारवादियों का मानना था ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण संबंध विच्छेद करना, ये उदारवादियों की मान्यता नहीं थी। तो ये जो मान्यता है आपकी ब्रिटिश छत्र छाया के अंतर्गत क्रमिक सुधार और औपनिवेशिक स्वशासन की जो है प्राप्ति। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, हमारा टॉपिक खत्म होता है और जो है हमारे ये क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। चलिएगा, मेंस के लिए अगर आप MPPSC मेंस देना चाहते हैं तो उस मेंस के लिए जो है यहाँ पर कुछ प्रश्न लिख लीजिएगा। अगर 2 मार्कर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है प्रश्न लिखना है 2 मार्कर के अंतर्गत उग्रवादी आंदोलन। ठीक है, पहला जो है ये हो जाएगा आपका प्रश्न जो है उग्रवादी आंदोलन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है आपका हो जाएगा वो होगा गणपति उत्सव। गणपति उत्सव। और जो तीसरा आपका प्रश्न होगा 2 मार्कर के अंतर्गत उसे हम अरविंद घोष। अरविंद घोष। चलिएगा, एक प्रश्न आपको जो है 7 नंबर में स्पष्ट करने का प्रयास करना है। अगर समझ में आया है तो करिएगा, जरूर करिएगा। कि देखिएगा, ऐसा किसी किताब में प्रश्न नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आपकी समझ को क्या करेगा, बहुत अच्छे से जो है डेवलप करेगा और विकसित करेगा। मैं प्रश्न देता हूँ अपने हिसाब से, आपको जो है जो भी समझा हुआ है उसके हिसाब से क्या करना है, लिखना है। देखिएगा, जब पेपर में देखोगे आप तो वैसे प्रश्न नहीं मिलेंगे, आपकी समझदारी ही काम आएगी। तो वहाँ पर जो है आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या उग्रवादी राष्ट्रवादी चरण उदारवादी चरण से अधिक प्रभावी रहा? अधिक प्रभावी कहूँ या महत्वपूर्ण कहूँ? अधिक महत्वपूर्ण था। अधिक महत्वपूर्ण था। स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करो। देखिएगा, इसमें मैं फिर से कहता रहा हूँ, आप एक पक्ष में नहीं जाएंगे कि उग्रवादी अच्छे हैं या उदारवादी अच्छे हैं। आप क्या कहेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में जो है प्रारंभिक स्तर पर जो है उदारवादियों ने शुरुआत किया, यद्यपि आगे चल करके उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ गया। दोनों का योगदान इस प्रकार है, एक टेबल के रूप में जो है अपना कंटेंट दीजिएगा। इधर जो है उदारवादियों का योगदान दीजिएगा, यहाँ उग्रवादियों का योगदान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे में ज़्यादा अच्छे लिख पाएंगे। अगर जो है पॉइंटों के रूप में लिखेंगे तो आपकी कॉपी भर जाएगी। तो टेबल के रूप में लिखिएगा,
इधर उदारवादियों का योगदान और इधर जो है उग्रवादियों का योगदान। और अंत में जो है यहाँ निष्कर्ष देना 100% जरूरी है। हर प्रश्न में निष्कर्ष ना दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पर निष्कर्ष के माध्यम से जो है संतुलन करना होता है कहीं कहीं पर, तो यहाँ पर निष्कर्ष के माध्यम से संतुलन करेंगे। और क्या बताएंगे अंत में कि जहाँ उदारवादियों ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन की नींव के रूप में क्या किया, नींव रखी या शुरुआत किया, वहीं उग्रवादियों ने जो है उस नींव पर एक तीव्र, मतलब यूँ मान सकते जैसे कि घर बनाया जाता है ना, तो घर बनाने में क्या है, आधार बनाने में जो है थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जो बाउंड्री होती है वो थोड़ा सा जल्दी बन जाती है। पिलर लग जाते हैं, सब कुछ लग जाते हैं। तो ये पिलर लगाने का कार्य जो है कहीं ना कहीं किसने किया, उदारवादियों ने किया। और आगे चल करके उसमें जो है बाउंड्री बनाई गई वो तीव्रता से किसके द्वारा, उग्रवादियों द्वारा बनवाई गई। दोनों ही क्या है, और इसे अंत में मतलब एक लाइन लिखेंगे कि दोनों को एक मतलब कैसे रूप में देखा जाना चाहिए कि बहुआयामी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, न कि किसी एक आयामी दृष्टिकोण से। ठीक है, तो दोनों का क्या था, योगदान था। ऐसा क्या करना है इसमें बताना है। तो चलिएगा, यहाँ पर अपनी क्लास जो है ख़त्म होती है। अगले जो है हमारी क्या होगा, अब जो है हम आगे बढ़ते हुए जो है कहाँ बात करेंगे। अब जो है यहाँ पर हो चुका है, हम जो है अब राष्ट्रीय आंदोलन के घटनाक्रम में हम जो है बंगाल विभाजन की बात करेंगे। अगली क्लास जो होगी हमारी बंगाल विभाजन की होगी। विस्तृत रूप से क्या किया जाएगा, इस पर चर्चा किया जाएगा। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और जो है इतिहास तो क्या करेंगे हम बेहतर तरीके से करेंगे, और चाहे वो मध्य प्रदेश का इतिहास हो चाहे भारत का इतिहास हो, बहुत बेहतर तरीके से आपसे क्या बनने लगेगा। बस डेली क्या करते रहिएगा, प्रयास करते रहिएगा। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।